हाउसिंग, लास्ट क्लास जो हम लोग का चला था, अच्छा हाउसिंग एंड वेरिफिकेशन, क्या नाम है उसका? लास्ट क्लास से जो हाउसिंग एंड वेरिफिकेशन हो रहा है उससे कोई डाउट है तुम लोगों को? ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस एक टॉपिक बच्चे हम बोले थे, फिर हम भूल गए थे। ठीक है, पूछे थे रिजर्व एंड रिजर्व फंड में क्या डिफरेंस है। ये सारा का सारा रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर हम लोग को लिखना पड़ेगा। बोले हाँ बोलो सर, रिजर्व और रिजर्व फंड में क्या डिफरेंस है? क्या दोनों सेम है? बता रहे जैसे कि देखो, जो फ्री रिजर्व होता है ना, फ्री रिजर्व को नॉर्मली रिजर्व भी बोलते हैं, किंतु जब कोई भी रिजर्व का पैसा से निकाल कर, जैसे कि हमको एक बात होता है, अगर कोई रिजर्व है तो इसका सारा का सारा पैसा कहाँ पड़ा रहता है? सपोज ये बैलेंस शीट है ना, यहाँ हम लोग नॉर्मली दिखाते हैं बैंक बैलेंस, दिखाया जाता है। तो बैंक बैलेंस का मतलब क्या हुआ? जैसे बहुत सारा रिजर्व होता है, फ्री रिजर्व होता है, ठीक है, तो उसमें जैसे जनरल रिजर्व है, पीएल है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है, इनकम टैक्स रिजर्व है, तो ये सारा का सारा पैसा, ये तो नाम अलग अलग कर दिए, मतलब इस नाम से ये सारा रिजर्व है, सारा का सारा रिजर्व कहाँ पड़ रहा था पैसा? बैंक में। तो स्वाभाविक है हम लोग का ये दोनों तरफ मैच करता है, कोई डाउट इसमें? जैसे कि तुमको हम बताएं, अगर इस पैसा से निकाल कर कुछ अमाउंट, जैसे कि बता देते हैं, जैसे कि प्लांट और मशीन के लिए हम लोगों को पता है कि मशीन प्रत्येक साल डिप्रिशिएट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि यदि फ्यूचर में कोई हम लोग को मशीन परचेज करना है फ्यूचर में जाकर, तो अभी से उसके लिए एक फंड जमा करते हैं। एक फंड में पैसा, फंड को क्या बोलते हैं? नहीं, सिंकिंग फंड। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अच्छा वहां पर विशेष पर्पज के लिए पैसा जमा हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि ताकि फ्यूचर में आगे चलकर उस पैसा से मशीन खरीदेंगे या डिवेंचर रिडीम करना है, तो मतलब जो विशेष फंड होता है ना, उसका एक नाम दिया जाता है, जैसे कि सिंकिंग फंड एक स्पेसिफिक रिजर्व है। तो जब ये पैसा यहाँ से निकाल कर किसी विशेष उद्देश्य में लग जाता है तो उसको क्या बोलने लगता है? फंड। जब पैसा को इन्वेस्ट कर दोगे ना तो वो फंड बन जाएगा। तो यहाँ पर उसको जब दिखाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं, सिंकिंग फंड। लेकिन अच्छा ये एक स्पेसिफिक फंड है, तो भैया बैंक बैलेंस तो कम हो गया, तब कैसे मैच करेगा? तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंकिंग फंड। यहाँ क्या हुआ? रिजर्व मान लो 1 लाख था, तो 80,000 हो गया, 20,000 का सिंकिंग फंड आ गया। तो बैंक बैलेंस था, तो इसकी जगह एक आ गया, क्या आ गया? अच्छा इन्वेस्टमेंट। मैच करेगा नहीं करेगा? अरे बैंक बैलेंस का पैसा इन्वेस्टमेंट के रूप में आ गया ना। किंतु यदि मान लो किसी विशेष पर्पज के लिए नहीं खर्चा किया, वो भी इन्वेस्टमेंट कर दी, लेकिन विशेष उद्देश्य के लिए नहीं, ऐसे पड़ा हुआ था बैंक में रखते तो कितना इंटरेस्ट देता? 8%, 9%, ठीक है। तो क्या किए हम? दूसरा इसको मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिए, ठीक है, फ्यूचर में जरूरत पड़ेगा तो यूज कर लेंगे। लेकिन मेरा कोई इसके पीछे विशेष मोटिव नहीं था, तो जैसे भी इच्छा वैसे खर्चा कर दिए, उसको किसी भी पर्पज से यूज कर लेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? अच्छा रिजर्व फंड। क्या बोलते हैं? मतलब रिजर्व तब तक है जब तक वो पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, वो यूज नहीं हो रहा है, किंतु जैसे ही उस पैसा को इन्वेस्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? रिजर्व फंड। मैं अब विशेष पर्पज के लिए इन्वेस्ट कर दिए तो सिंकिंग फंड। ये सब रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आता है। हाउसिंग और वेरिफिकेशन में क्या डिफरेंस है? अच्छा, हाउसिंग और वेरिफिकेशन में डिफरेंस क्या है? हाँ बोले, पहला जवाब एक स्टूडेंट को दिया, भैया नॉर्मली बता रहे हैं, नॉर्मली वाउचिंग इनकम और एक्सपेंसेस होता है जिसका वाउचर होता है, इसलिए पता है नॉर्मली वर्ड का यूज किया। दूसरा कि जिसका वाउचर होता है, ये वर्ड लिखना। लेकिन वेरिफिकेशन किसका होता है? एसेट्स और लायबिलिटीज का। बहुत अच्छा, एक तो पॉइंट मिल गया। दूसरा वाउचिंग किसका करते हैं? ट्रांजेक्शन का कि उसका रिकॉर्डिंग सही ढंग से हुआ कि नहीं हुआ, वाउचर के अनुसार हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन वेरिफिकेशन किसका होता है? बैलेंस का, कि एसेट्स का बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, समझ में आया कि नहीं? अच्छा एक बात होता,
आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, इसका क्या होगा, वाउचिंग की वेरिफिकेशन, लायबिलिटीज बन गया ना, ठीक है। या तो अगर एक्रूड इंटरेस्ट है तो एसेट्स है तो वेरिफिकेशन होगा। तो मतलब बैलेंस किसका बचता है, एसेट्स का बचता है या तो लायबिलिटीज का बचता है। इनकम और एक्सपेंसेस से बैलेंस नहीं बचता है कभी, समझ में आया, इनकम और एक्सपेंसेस से बैलेंस नहीं होता है। तो बैलेंस का क्या होता है, वेरिफिकेशन। वाउचिंग क्या ड्यूरिंग द ईयर होता है, वाउचिंग क्या ड्यूरिंग द ईयर करना पड़ेगा, मतलब जैसे कि बता रहे हैं वाउचिंग किसका करते हैं, ड्यूरिंग द ईयर जितना ट्रांजेक्शन ऑफर हुआ उसका करते हैं। हाँ भैया, क्योंकि साल में बहुत सारा ट्रांजेक्शन होता है, मतलब इसलिए ड्यूरिंग द ईयर होता है। लेकिन ये कब होता है, एसेट्स कब कब चेकिंग करते हैं, साल के एंड में, तो ईयर एंड में किया। चलो और एक बताओ, देखो वाउचिंग जो होता है ना, अच्छा वाउचिंग वाउचर का काम ज्यादातर सीए के पास इतना टाइम नहीं होता है, ज्यादातर सीए लोग किससे करवाता है, आर्टिकल। लेकिन वेरिफिकेशन, एक बात बताओ, वेरिफिकेशन में क्या है, एसेट्स का वैल्यूएशन करना है, किसका वैल्यूएशन करना है, एसेट्स का वैल्यूएशन करना है। अगर एसेट्स का वैल्यूएशन करना होगा, अगर हमको एसेट्स का वैल्यूएशन करना है, क्या आर्टिकल कर लेगा, इसका कितना दाम है, सीए से भी नहीं होता, वो लोग एक्सपर्ट को अपॉइंट करता है। मतलब यदि जहां पर वैल्यूएशन करना है इसका दाम क्या हो सकता है, वहां पर सीए को खुद जाना पड़ेगा, नहीं तो उसको एक्सपर्ट को अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें वैल्यूएशन नहीं होता है, लेकिन एसेट्स का वैल्यूएशन किया जाता है। ये चैप्टर के यहाँ कंप्लीट किया, बहुत जितना क्वेश्चन होगा ना सब घर पर आराम से रिवीजन करो, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग अच्छा ऑर्टिकल का इस समय देने वाले हैं, टेस्ट में चैप्टर 1, 2, 3 आएगा। टेस्ट कब होगा, नेक्स्ट क्लास सैटरडे को बाहर में नोटिस हम लोग दे देंगे। 3 चैप्टर एकदम अच्छा से तैयार कर लो, जितना डाउट होगा हम सारा देंगे, पहले चैप्टर को तैयार करो, जल्दी कॉपी करो। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अच्छा ऐसे 530, इस ऐसे से कम एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। एक साल आता है, इस साल भी आया था। देखो ऐसे जो 530 है ना, जो सीट मिल गया सबको, ऐसे 530 हम लोग को सिखाएगा ऑडिट सैंपलिंग करने के लिए, क्या करने के लिए, ऑडिट सैंपलिंग करने के लिए, समझ में आ रहा है तुम लोगों को। अब हम लोग ऑडिट सैंपलिंग करना है, तो अगर हम लोग ऑडिट का सैंपलिंग करेंगे, ठीक है, तो बताओ ऑडिट सैंपलिंग का मतलब क्या हुआ, वहां पर बहुत सारा ट्रांजेक्शन है, क्या सारा का सारा चेक करना पॉसिबल है, चेक करना है, तो वहां पर क्या होगा, टेस्ट चेकिंग। तो इसका नाम दूसरा क्या, टेस्ट चेकिंग है क्या, तो इसका दूसरा नाम है टेस्ट चेकिंग। अब वहां पर अच्छा हम लोग टेस्ट चेकिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो टेस्ट चेकिंग क्या सबका होता है, अरे उसमें से कुछ सैंपल उठाकर उसी का टेस्ट के आधार पर हम लोग अपना रिपोर्ट देते हैं या डिसाइड करते हैं और कितना चेक करना है कि कितना नहीं करना है, दैट इज कॉल्ड ऑडिट सैंपलिंग। समझ में आ गया, मतलब जिसमें लेस देन 100% आइटम होता है, समझ में आया। अच्छा इसमें क्या होता है, जैसे कि इसको अच्छा बहुत सारा हिस्सा में प्री क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये सब एग्जाम में आता है खास तौर पर। जब हम लोग चेकिंग करेंगे तो हम लोगों को सावधानी रखना है, क्या क्या, क्लासिफिकेशन इन एप्रोप्रिएट हेड, जैसे कि बता रहे हैं हम लोग जिस कंपनी का ऑडिट सैंपल करने गए ना, मतलब ऑडिट करने गए थे, वहां पर ना बहुत सारा डेटर्स था, इस डेटर्स में डोमेस्टिक डेटर भी था और इंटर मतलब आउट ऑफ इंडिया का जो डेटर्स था वो सारा का सारा था। अब बताओ हम लोग क्या सैंपल टेस्ट मिला के एक साथ कर ले, वो अच्छा होगा, हमको लोग क्या करना चाहिए, भैया डोमेस्टिक डेटर को अलग कीजिए, जो डोमेस्टिक नहीं है उसका अलग कीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या इतना समझ में आया, अरे डोमेस्टिक को अलग करो, जो डोमेस्टिक नहीं है उसको अलग करो, जिससे क्या होगा, हम लोग जब सैंपल उठाएंगे तो इतना तो कंफर्म है कि इससे इतना सैंपल उठाना है और इससे इतना उठाना है, समझ में आया। नहीं तो क्या होगा, मान लो 4 सैंपल उठाए, चारों डोमेस्टिक निकल गया, तो इंटरनेशनल जो डेटर है, ठीक है, जो डोमेस्टिक है ही नहीं, उसका क्या ऑडिट होने सका, उसका सैंपल टेस्ट होने सका, बोलने सकोगे उन लोगों का अकाउंट में मिस्टेक है कि नहीं है। अच्छा इसके बाद क्या दिया, अच्छा इंटरनल कंट्रोल मिला तुम लोगों को। हम लोग अच्छा इंटरनल कंट्रोल को भी चेक करके पता करेंगे, अगर इंटरनल कंट्रोल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो हम लोग का सैंपल टेस्ट कम करना पड़ेगा,
अगर इंटरनल कंट्रोल बच्चे बहुत वीक है तो हम लोग का सैंपल टेस्ट, बच्चे इस कंपनी में डाउट है कि अगर इसका इंटरनल कंट्रोल वीक है मतलब इसमें ज्यादा मिस्टेक होगा, मिस स्टेटमेंट होगा, डेविएशन होगा। तो इसके लिए हम लोग को प्लानिंग क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर करना पड़ेगा ना। जैसे स्टार्टिंग में हम लोग सोच लें कैसे क्या करना है, इंटरनेशनल को अलग करो, डोमेस्टिक को अलग करो। अच्छा, सिलेक्शन बेसिस, सिलेक्शन बेसिस का मतलब बोला ना, अनबायस्ड मैनर का मतलब क्या बता रहा है, जो ट्रू रिप्रेजेंट करे। जैसे कि मान लो डोमेस्टिक डेटा हम लोग सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, तो डोमेस्टिक को तो हम लोग क्या करेंगे, एक ही स्टेट से सारा का सारा सैंपल लेंगे। मेरा बिजनेस मान लो 4 स्टेट का होता है, या तो मान लो 4 हिस्सा में डिवाइड कर लीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो सब जगह से उठाकर टेस्ट करना चाहिए। नहीं तो क्या करेंगे, तो मान लो एक ही स्टेट का सैंपल के बाकी का नहीं, तो ये बायस होगा। मतलब हम लोग सब अलग अलग स्टेट का करना पड़ेगा, तो इसको अलग करो। डोमेस्टिक से करने से नहीं होगा, जितना स्टेट में हो रहा है सबको अलग अलग करो, वहां से सैंपल टेस्ट करो, तब पता चलेगा। आइडेंटिफाई प्रोहिबिटेड एरिया, लेकिन कुछ ऐसा जगह है जहां पर बोला कि हम लोग सैंपल टेस्ट नहीं कर सकते, जस्ट चेक करना पड़ेगा, एक एक आइटम को चेक करना है, कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, जैसे कि लॉ चेंज हो गया। अब एक बात बताओ, आगे तक कंपनी एक्ट 1956, अब हो गया 2013। तो जैसे 2013 जो गवर्नमेंट अभी तक खुद क्लियर नहीं किया है 2013 को लेकर, बहुत सारा प्रोविजन अभी भी क्लियर करना बाकी है। तो बता, जो टीचर लोग को भी क्लियर नहीं है, बहुत सारा अभी भी ऐसा कॉलेज है जिसमें से 1956 के अनुसार ऑडिट पढ़ा के निकाल दिया गया। संजय मुद्रा तक के बुक में अच्छा, हमको लगा था कि करेक्शन कर चुका होगा बहुत सारा, लेकिन कारों में चेंज किया और भी कुछ जगह पर किया। अभी भी बहुत जगह अंडर सेक्शन पुराना वाला है जो तुम लोग यूज भी करना। एग्जाम में जब भी लिखना कंपनी से 2013 वाला, जो अगर नहीं समझ में अंडर सेक्शन मत लिखना, इन 1956 की जगह 2013 यूज करना, ये तो बहुत दिक्कत होगा। एक अंडर सेक्शन गलत हुआ हो सकता है काट के 0 कर दे, ऐसा भी होगा। इसीलिए बोले कि अंडर सेक्शन जो बोर्ड पर लिखेंगे ना वही 2013 का, उसी को लिखना, ठीक है। अच्छा, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन का मतलब क्या हो रहा है, जैसे कि बोला गया। अच्छा बताओ, कंपनी में ज्यादातर नॉर्मल कैसा ट्रांजेक्शन होता होगा, ना एक ही रेंज का ट्रांजेक्शन ज्यादातर होता है, एक ही रेंज, मतलब एक नॉर्मल, जैसे कि बैंक में नॉर्मल इतना अमाउंट डिपॉजिट करने वाला ज्यादातर होता है। तो ये बोला गया ऐसा अमाउंट मतलब जो हाई रेंज का हो, जैसे कि मान लो मिल, मतलब मीडियम टाइप का कंपनी है, ठीक है, मीडियम स्केल टाइप का, तुम्हारे करोड़ों का ट्रांजेक्शन है, 10 करोड़ का ट्रांजेक्शन है, तो 10 का चेक करो, एक कोई मत करो। रिलायंस जैसा कंपनी है, वहां अरबों का ट्रांजेक्शन है, इन सबका होगा अरबों का, बहुत कम ही कंपनी का, मतलब बहुत कम लोगों से रिलेटेड होगा। तो ऐसा लोगों का मतलब जो हाई अमाउंट है, भैया हाई अमाउंट किसको बोलते हैं, ये तो कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा ना। अब मोटा वो दिखाना दुकान है उसके लिए हाई अमाउंट 1 लाख भी हो सकता है, बड़ा कंपनी उसके लिए अरबों में हो सकता है। तो हाई अमाउंट का ट्रांजेक्शन है, बड़ा बड़ा, उसको मत छोड़ना, उसको पूरा डिटेल चेक करना, क्योंकि वहां पर एक भी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ वहां करोड़ों का घोटाला हो जाएगा, इसलिए उसको डिटेल चेक करना। अनयूजुअल या नॉन रिकरिंग ट्रांजेक्शन, मतलब यदि साल के बीच में एबनॉर्मल कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है, जैसे कि आग लग गया, ठीक है, हमें तो हमेशा नहीं लगेगा। यदि ऐसा कोई नॉन रिकरिंग हुआ, यदि कोई ट्रांजेक्शन तो मत, वहां सैंपल टेस्ट रहेगा, हम उसको नहीं करेंगे। अगर कोई नॉन रिकरिंग होता है कोई भी घटना, अगर कोई नॉन रिकरिंग होगा ना तो उसको पूरा चेक करना है। क्यों, जैसे कि हम तुमको बताएं, बहुत समय ऐसा होता है, जैसे कि टाइम पर ना फसल को, जो जैसे कि फसल जो था जैसे गन्ना वगैरह, तो उसमें जो केमिकल हम लोग का रासायनिक पदार्थ यूज करना चाहिए हम लोग नहीं किए, इसके कारण क्या हुआ, सारा का सारा फसल नष्ट हो गया। तो अच्छा, ये झूठ बोला है कि सच बोला है, झूठा तो लॉस नहीं दिखा दिया, तो सारा अमाउंट तो घपला नहीं कर दिया। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई यदि एबनॉर्मल लॉस हो रहा है, एबनॉर्मल आइटम, तो उसको क्या करेंगे, पूरा चेक करेंगे। ऑब्जर्विंग अकाउंटिंग पॉलिसीज बोल रहा है, कोई यदि एसएलएम से डब्ल्यूडी में आया है बेटर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए, ऐसा कोई चेंज किया है वो लोग, तो उसको भी पूरा चेक करना पड़ेगा। अगर कोई चेंज लाया है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ा। बैंक बैलेंस को हमेशा बीआरएस करो, चेक करो। अगर बैंक बैलेंस मैच नहीं कर रहा हो तो किस कारण से नहीं कर रहा होगा, चेक डिसऑनर हुआ होगा, या चेक जमा किए अभी तक पैसा अकाउंट में नहीं आया, या तो किसी को चेक इश्यू किए थे वो अभी तक पैसा डिस्काउंट नहीं करवाया, तो किस कारण से नहीं मैच करा, उसको पूरा का पूरा बीआरएस करो। समझ में आया। लिमिटेड ट्रांजेक्शन विथ लिमिटेड रिलेटेड पार्टीज, पूरा कोई अगर रिलेटेड पार्टीज है,
मतलब डेली का ट्रांजेक्शन नहीं है। जैसे कि ऐसा भी तो हो सकता है मेरा एक रिलेटिव है या डायरेक्टर का, उससे ना हमेशा गुड्स परचेज होता है। यदि हमेशा होता है तब टेस्ट टेकिंग होगा। लेकिन जैसे डायरेक्टर लोन लेता है, क्या डायरेक्टर एनी टाइम लोन लेते रहता है? अरे वो तो साल भर में एक बार लेता होगा। इसको क्या बोलते हैं? रिलेटेड पार्टी भी है डायरेक्टर, प्लस ये लिमिटेड ट्रांजेक्शन भी है। यहाँ पर क्या होगा? डिटेल चेकिंग होगा ना। सैंपल साइज बोला, अच्छा जितना ज्यादा सफिशियंट, मतलब एक बात बताओ, सैंपल टेस्ट करने गए 1 करोड़ डेटा था, 10 डेटा को चेक, सैंपल सही है, प्लस कम से कम डेटा पर डिपेंड करेगा कितना डेटा लोग कितना लिए। अगर सफिशियंट है तब तुम्हारा रिपोर्ट अप्रोप्रिएट रिपोर्ट जाएगा, नहीं तो तुम अप्रोप्रिएट रिपोर्ट नहीं दे सकते। पेज पर टेस्ट कितना तरह का होता है देखो। ये सारा जो पहला वाला क्वेश्चन था ना, ये शायद बच्चे इस साल जनरल के एग्जाम में आया था, ठीक है। जो आ गया होगा उसको मत करना, इतना टाइम मत देना सारा। अब मेथड फॉर सिलेक्शन ऑफ सैंपल, कितना तरह से टेस्ट करने का तरीका है देखते हैं। मेथड क्या क्या है? पहला अच्छा क्या है? जजमेंटल सैंपलिंग। बताओ तो ये क्या होता है? फिर पेज पलटो मिलेगा जजमेंटल सैंपलिंग। जजमेंट करना मतलब अच्छा ऑडिटर जाकर खुद डिसाइड करेगा कितना ऑडिट सैंपल लेना है और कितना टेस्ट टेकिंग करना है। ये कौन डिसाइड करेगा? ऑडिटर डिसाइड करेगा। मतलब बाहर से कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये ऑडिटर का डिसीजन होगा। तो इसका क्या फायदा और नुकसान है? देखो फायदा, अरे हमको डिसीजन लेना है, ये बहुत टफ काम है क्या? उससे लेंगे, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, लेकिन डिसीजन लेना टफ है। हाँ बोलना है ना बोलना है, कितना लेना है, सही या गलत वो अलग बात है, लेकिन डिसीजन लेना है मतलब कोई इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। इजी टू अंडरस्टैंड, आसानी से नहीं समझेंगे। हमको डिटेल्स का टेस्ट चेकिंग करना है, डिटेल्स क्या करना है, परचेज क्या करना है, हम समझेंगे। लेकिन अच्छा इसमें इसका फायदा कब मिलेगा? जब ऑडिटर का एक्सपीरियंस होगा। अगर कोई नया ऑडिटर है वो जाकर डिसीजन लेगा में क्या प्रॉब्लम आने वाला है, तो ये इससे क्या होगा? अगर मान लो एक्सपीरियंस ऑडिटर है तो इसके लिए एडवांटेजेस है, नहीं ऑडिट है तो उसके लिए वो डिसाइड नहीं करने सकेगा, वो गलत डिसीजन ले सकता है। अच्छा बता, मन से जो भी सैंपल उठा लिए, जो मन किया उसको टेस्ट कर लिए, ठीक है, साइंटिफिक है, ये साइंटिफिक नहीं, इसका मतलब रिस्क है कि नहीं, उससे डिसीजन ले रहे हैं वो सैंपल में नॉट रिप्रेजेंट पॉपुलेशन हो सकता है। अच्छा अगर मान लो हम उससे डिसीजन लेने गए तो हम जिस टेस्ट टेकिंग किए जिसका हो सकता है वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। ये कौन बताया हम लोग का? जजमेंट कर। इसके बाद स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग क्या बोलता है बताओ? स्टैट्स के अनुसार डिसाइड होगा। ऑडिटर अपना मन से सैंपल टेस्ट नहीं करेगा। ये प्रोबेबिलिटी का नाम कभी प्रोबेबिलिटी वो बताता है, उसका फॉर्मूला यूज करना है लॉ का, और इसका क्या बोलते हैं स्टैट्स का, वो बताएगा कितना सैंपल टेस्ट होगा, कैसे करना है, उसमें फॉर्मूला पुट करके करना है, ठीक है। वहां से क्या निकलेगा, कितना डिटेल का टेस्ट टेकिंग है, उसका कितना और एग्जामिन करना है, ये सब अपना मन से करेंगे कि एक फॉर्मूला डिसाइड करेगा। मतलब जब फॉर्मूला को बनाए मतलब उसको समझ के बनाया गया हो। इसका फायदा और नुकसान देखो। फायदा क्या है? तो ये साइंटिफिक है, हमको अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो अपना दिमाग नहीं लगाए वो अलग चीज है, लेकिन ये साइंटिफिक है। क्यों? राइटर ऑलरेडी पहले से मेंशन कर दिया था। मतलब जो अच्छा साइंटिस्ट इसको निकाला होगा तो बहुत कुछ निकाला होगा। अच्छा इसमें मेरा कोई अब तो फॉर्मूला बताएगा ना, तो कुछ करना ही नहीं था, जो फॉर्मूला बोलेगा वो करेंगे। अच्छा ये ज्यादा विश्वासी है, फॉर्मूला बोल रहा है, अच्छा तो उसको जब फॉर्मूला को भी विश्वास है तो उसके ऊपर भी विश्वास करना पड़ेगा, तो अपना मन से तो कर नहीं रहे। अच्छा इसमें क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूज होने वाला है? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है क्या? लोगों का माथा नहीं खराब हुआ था? अच्छा आर्टिकल होगा क्या होगा? तो इसके लिए ये क्या हो गया? डिसएडवांटेजेस। अच्छा ये किसके लिए फायदेमंद है? क्योंकि हमारे बहुत सारा सैंपल होता है, माथा खराब हो जाता है, फॉर्मूला पुट कर निकाल लो, ये टाइम कंज्यूमिंग होता है एकदम। नॉट यूजफुल फॉर हेटेरोजेनस पॉपुलेशन। हेटेरोजेनस का मतलब होता है अच्छा
के बता रहे हैं। जैसे कि ये फॉर्मूला बोर्ड अच्छा, क्योंकि यदि कोई ना अच्छा हेट्रोजोनस है तो वहां पर ये यूजफुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हम तुमको बता दें। जैसे कि मान लो इंटरनेशनल भी है और डोमेस्टिक भी है, सब मिला हुआ है, अच्छा वहां पर फॉर्मूला तो अच्छा किसी को भी निकाल देगा। तो ऐसा केस में ना इसको पहले होम्योजोनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब इसको अलग अलग करना पड़ेगा, तब ये यूजफुल होगा। नहीं तो यदि सब मिक्स है तो वहां पर यूजफुल, अगर एक स्टेट का है तब तो ठीक है, अगर बहुत सारे स्टेट है तो पहले अलग करो, नहीं तो मेरा कोई काम का नहीं है। अच्छा ये सिर्फ एजुकेटेड स्टाफ कर नहीं सकेगा, मतलब अगर एजुकेटेड स्टाफ मैंने आर्टिकल में एजुकेटेड नहीं है तो ये मेरे लिए डिसएडवांटेज है, वो लोग खाली मिस्टेक कर सकता है। और कौन सा मेथड था? इसमें आता था एक रैंडम। रैंडम में क्या होता है बता रहे। देखो पता ना रैंडम में हम लोग अच्छा कोई भी सैंपल आसानी से वहां से उठाकर टेस्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ होगा, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। इसमें क्या हो रहा है ये बोला ना, अच्छा अगर एक ड्रम वगैरह कहीं पर सारा कागज से रख दिए नाम, ठीक है, या कंप्यूटर में भी नाम लिखा रहता है, जैसे कि कार्ड वगैरह गेम होता है ना, तो उसमें से कंप्यूटर डिसाइड करेगा या तो हम अपना हाथ से निकाल कर, कोई जो निकलेगा मेरे हाथ में आएगा बस उसी का टेस्टिंग होगा। तो बताओ सबको इक्वल मौका मिला कि नहीं मिला? हम बोले अच्छा मेरा इतना सारा स्टूडेंट है ना, जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा सिर्फ उसी को गिफ्ट मिलेगा, तब बात अलग होता। लेकिन अगर बोल देते एक ड्रम में नाम रहेगा, ठीक है, उस नाम के अनुसार उसको पास, मतलब ऐसा सिस्टम रहता है जैसे कि कुछ स्कूल में आया था, क्या आया था स्कूल में कि अब कोई स्कूल में मार्कशीट के अनुसार एडमिशन नहीं होगा, कैसे होगा, सबका अच्छा नाम डाला जाएगा फॉर्म के अनुसार, सब फॉर्म उसमें डाला जाएगा, फॉर्म में से जिसका नाम उठाया जाएगा, जो नाम आएगा बस उसी का एडमिशन मिलेगा। ऐसा एक रूल आया था 8 क्लास तक के एडमिशन के लिए, आया था 1-2 साल पहले। तो इसमें बताओ जो तेज है या जो वीक है, क्या सबको इक्वल चांस मिल रहा था? हम जानते हैं गलत तरीका, हमको अच्छे से पता है, किंतु क्या सब स्टूडेंट को इक्वल चांस मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? तो वही ये बोला, तो सबको इक्वल मौका मिलेगा टेस्ट टेकिंग, चाहे जैसा भी टेटर हो। तो इससे अच्छा यहाँ बताया ये, लेकिन किसके लिए ज्यादातर फायदेमंद है? होमोजीनियस के लिए, मतलब इसमें स्टेट में आया। और एक तरीका है, नीचे देखो क्या लिखा है इसी के अंदर, स्ट्रेटिफाइड मिला तुम। इसमें बताना अच्छा, इसमें क्या करते हैं, इसमें तो सिंपल में तो हम लोग कोई भी उठा लिए, लेकिन स्ट्रेटिफाइड में बोला गया ना, इसमें 4 ग्रुप बनेगा, या 4, 5, 6 भी बन सकता है। कैसा ग्रुप बता रहे, ये बोला गया तुम लोग छोटा छोटा, मतलब छोटा मतलब क्या, तुम लोग बहुत सारा ग्रुप बना लो, जैसे कि एज्यूम कर लो 4 ग्रुप, यहां से लेकर यहां तक का ट्रांजेक्शन इसमें रहेगा, यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, उसमें से डिसाइड करो इसमें से कितना सैंपल टेस्ट होगा। जैसे कि अभी तुम लोग प्रूव करेंगे, पहला देखो लीटर 1 लाख जो सबसे हाईएस्ट डेटा था, दिखाई दिया तुम लोग, बोलते ना जो सबसे बड़ा अमाउंट होगा कंपनी का वो 100% चेकिंग होगा, बड़ा है। उससे कम अमाउंट का है तो इतना परसेंट चेक करेंगे, उससे कम अमाउंट का है तो इतना, और जो सबसे कम होगा सबसे कम, क्यों सबसे कम अमाउंट का ज्यादातर उसी का ट्रांजेक्शन, तो कौन माथा खराब करेगा उतना। समझ में आया तुम लोगों को? तो इसमें सबसे पहले क्या बोलता है कि ग्रुप डिसाइड करो, उसमें से इसमें इतना टेस्ट करना है, इसमें इतना करना है, इसमें इतना और इसमें इतना, मतलब हर एक अमाउंट का एक हम लोग ट्रांजेक्शन को मतलब टेस्ट चेकिंग करने सकेंगे। ये बताया था स्ट्रेटिफाइड, मतलब ऊपर में क्या लिखा हुआ है पढ़ो तो एक बार, सबको ग्रुप करो, उसके बाद को सबको इक्वल मतलब उस तरह से चांस दो, उसका जगह इस तरह से डिवाइड करके दिखाना है। इसके बाद क्या था, इंटरवल, ये सारा याद करना पड़ेगा, उपाय नहीं है। इंटरवल, इंटरवल में क्या होता है, इसका और एक नाम है ना इंटरवल का, सिस्टमेटिक, दिखाई दिया तुम लोगों को सिस्टमेटिक।
सिस्टमेटिक में क्या करना हम लोगों को बता दूं। इससे अच्छा दो रूप है, एक अच्छा ब्लॉक, दूसरा अच्छा क्लस्टर। बता रहे इसमें क्या होता है। इसमें हम लोग डिसीजन ले लेते हैं कि अगर जाएंगे ना, मान लो सितंबर महीना का है, मतलब हर एक मंथ का अलग कर दिए। मंथ अलग करने के बाद हर एक महीना 12 महीना तक का ब्लॉक बोलता है सबसे पहला जो विश्व ट्रांजेक्शन होगा उस महीना को वही चेकिंग करना। समझ में आया? या तो ऐसा, इस मंथ का जो सबसे लास्ट विश्व वाउचर होगा उसी को चेक करना। या तो तुम ऐसे भी बोल सकते हो, हम लोग इतना तक चेक करेंगे, ठीक है, इसके बाद इस अमाउंट में चले जाएंगे। ठीक है, ये कौन बताता है? अच्छा, ब्लॉक। मतलब इतना, मतलब इस अमाउंट, जैसे कि मान लो हम लोग डिसाइड कर लिए 1000 तक का अमाउंट है, तो सिर्फ स्टार्टिंग का विश्व चेक करेंगे। क्या मान लो ऐसा डिसाइड करेंगे, डेट सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो सितंबर का है तो स्टार्टिंग का विश्व, अक्टूबर का है तो स्टार्टिंग का विश्व। या तो ऐसे ही बोल सकते हो ब्लॉक, ये भी बोलते इस तारीख से लेकर इसी तारीख का सिस्टम। ये कौन बताया? ब्लॉक सैंपल। लेकिन क्लस्टर क्या बोला? क्लस्टर बोला ना ये बहुत ही छोटा छोटा अमाउंट में डिवाइड होगा। कितना, कौन सा अमाउंट में? अच्छा, बहुत ही छोटा छोटा। देखो छोटा छोटा करके दिखाया है कुछ, ऐसा छोटा छोटा पार्ट करो। पार्ट करने के बाद बता रहे हैं क्या करना है। ऐसा छोटा छोटा बहुत सारा पार्ट करने के बाद ना सबका टेस्ट मत करो। किसका करेंगे? छोटा पार्ट करने के बाद अगर हम डिसाइड किए सिर्फ इसी का टेस्ट होगा, पूरा सिर्फ इसी का होगा और सिर्फ इसी का होगा, मतलब ये बाकी का नहीं होगा ना, बाकी का नहीं होगा। ये कौन बोला? तो पता था क्लस्टर और स्ट्रेटिफाइड में क्या डिफरेंस है? अलग डिफरेंस। इसमें ज्यादा ग्रुप नहीं होता है, लेकिन इसमें छोटा छोटा बहुत सारा ग्रुप होता है। दूसरा बात, इसमें ना एक ही जिसको सिलेक्ट किए तो उसको पूरा का पूरा चेक करें, जिसको नहीं करना है तो एकदम नहीं। लेकिन इसमें क्या, इसमें क्या सबसे थोड़ा सा चेकिंग होता है। अंतर ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, इसके बाद जो सैंपलिंग रिस्क होता है ना, अच्छा पेज और पेज पलटो, इधर आ लिखा अच्छा फैक्टर अफेक्टिंग सैंपल रिस्क, सैंपल साइज। देखो फैक्टर अफेक्टिंग सैंपल साइज क्या होता है? ये तीन तरह का रिस्क बारे में बता रहा है यहाँ पर। क्या क्या फैक्टर है जो इन लोगों का अफेक्ट करेगा? एक है अच्छा सैंपलिंग रिस्क। अच्छा बताओ, क्या सैंपल टेस्ट में रिस्क है कि नहीं है? अरे रिस्क नहीं है। मान लो अच्छा हम लोग रॉन्ग सेलेक्ट कर लिए, तो हमको क्या पता, हम तो अनजाने में सेलेक्ट कर रहे थे ना, गलती से कोई दूसरा किसी को भी सिलेक्ट कर सकते थे। मतलब दूसरा किसी का मतलब हम ऐसा ही आइटम को सिलेक्ट किए जो पूरा करेक्ट, इसके बाद अगर हम टेस्ट चेकिंग में और ज्यादा एफर्ट नहीं दिए, मतलब ये रिक्सी है। समझ में आ रहा है? अच्छा बताओ, जितना ज्यादा टेस्ट चेकिंग करेंगे, मान लो अच्छा सपोज मान लो टेस्ट चेकिंग कम करेंगे, टेस्ट चेकिंग हम लोग कम कर रहे हैं, ठीक है, सपोज टेस्ट चेकिंग कम की तो सैंपल रिस्क क्या होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। लेकिन अगर टेस्ट चेकिंग ज्यादा करेंगे तो ज्यादा, तो सैंपल रिस्क, मतलब इन दोनों के बीच में इनवर्स ले लेते हैं। समझ में आया? जैसे कि हम तुमको पता है पीछे में अच्छा एक पेज है, कितना पड़ता है एग्जाम में। सैंपलिंग रिस्क के बारे में हम तुम लोगों को बता रहे हैं, जैसे कि ये सैंपलिंग रिस्क ज्यादा होता है। जैसे कि हम तुमको बताएं, जैसे कि मान लो अच्छा ऑडिटर क्या था ना, डिसाइड किया कि हमको इस दिन ऑडिटर, देखो एक ऑडिटर का बहुत जगह पर ऑडिट करना रहता है। ऑडिटर इस कंपनी के लिए अनजाने में डिसाइड कर लिया ना, हम सिर्फ थर्सडे को जाकर इसका इंटरनल चेक कर आएंगे, ठीक है, या तो महीना का इस तारीख को हम जाकर इंटरनल चेक करेंगे कि इस कंपनी का पहले इंटरनल चेक तो करो, तब तो डिसाइड करोगे हम लोग को सब्सटेंटिव प्रोसीड्यूर कितना करना है कि नहीं करना है। ठीक बात बोल रहे हैं। ऑडिटर जिस दिन जाता था उस दिन कंपनी का मैनेजर को पता नहीं था, कंपनी का मैनेजर उसी दिन से काम से बाहर चल जाता था, या मतलब था तो उसी दिन मैनेजर को बाहर जाना रहता था। मतलब ऑडिटर गया लेकिन मैनेजर था कि नहीं था? हाँ मैनेजर नहीं, ठीक है, तो मतलब अनजाने में ऑडिटर जिस दिन इंटरनल चेक करने गया या तो जाता था, किया या तो जाता था, मतलब अगर एक बार गया होगा तो
अब बार बार जाएगा तो अनजाने में उसी दिन जा रहा है, उससे मैनेजर नहीं जा रहा। अगर मैनेजर नहीं रहेगा तो हो सकता है कि उसका इंटरनल कंट्रोल का पॉसिबल है। अगर इंटरनल कंट्रोल बिगड़ा हुआ मिला, हकीकत में उसका बिगड़ा हुआ नहीं था कंपनी का इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग था, लेकिन मैनेजर जब चल जाता था ना तो हम लोगों का काम करने में बहुत दिक्कत हो जाता था, बहुत बड़ा फैक्ट्री था। तो लेकिन ऑडिटर तो ये बात जानने नहीं किया, ऑडिटर पहुंचा वहां पर देखा इन लोगों का तो इंटरनल कंट्रोल में बहुत। तो बताओ यदि ऐसा है मतलब अंडर रिलायंस, तो ऑडिटर इसके ऊपर ज्यादा विश्वास करेगा कि कम विश्वास करेगा? ऑडिटर तो अच्छा कम विश्वास किया, तो टेस्ट टेकिंग ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। जब टेस्ट टेकिंग ज्यादा होगा तो जो ऑडिट रिपोर्ट वो सही तो सही होगा। मतलब जब विश्वास किए इंटरनल कंट्रोल के ऊपर, अपना एडिशनल एफर्ट डाले और ज्यादातर चांसेस था कि मेरा जो रिपोर्ट जाएगा वो सही होगा। अब रुको, ऐसा हो सकता है ऑडिटर का आने का ना, एक ऑडिटर ऐसा है मेरा इतना साल से कंपनी में काम कर रहा है ना, हम इसके बारे में अच्छा समझ चुके हैं, इसी दिन ये आएगा और इसी टाइम आएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत हड़बड़ा का आता है। तुम चिंता मत करना, तुमसे देखो वो 5 साल से यही क्वेश्चन पूछ रहा है, तुमसे ये क्वेश्चन पूछेगा, तुम ऐसे से बता दे, मिला खत्म। मैनेजमेंट अपना एक एक स्टाफ को समझा दिया, ऑडिटर आया, मैनेजमेंट भी था, सारा स्टाफ जवाब दिया, ये हुआ, इंटर्न चेक भी था, 1-2 दिन के लिए संभाल कर दिखा दिया। अब बताओ इंटर्न ऑडिटर पास इतना दिमाग नहीं, कुछ थोड़ा मन देखा, इतना नहीं समझने सका, वो भी अनजाने में उसी दिन पहुंच रहा था हमें। अच्छा बताओ, बहुत सारा ऐसे भी टीचर होता है कि नहीं, कभी नोट करना, नाम नहीं बोलेंगे, ठीक है, मेरे सेंटर में देखना, कभी भी इतना साल से एक्सपीरियंस से पढ़ाएगा, किंतु जाए टीचर से पहले स्टूडेंट में सब पहुंच जाए, उसको भी पता है कि भैया स्टूडेंट पहुंच कर वेट करेगा, उसके आगे आप पहुंच जाइए। मतलब उसी तरह से ऑडिटर होता है, बहुत समय जितना भी कुछ बोलो तो सुधरने वाला, मतलब उसी दिन वो पहुंचेगा, कुछ अपना से दिमाग लगाएगा नहीं। तो बताओ अच्छा, अगर ऐसा सपोज मान लो, अच्छा ऑडिटर लोग रहा, क्यों हम बोल रहे हैं, अच्छा सारे नहीं, देखो ऑडिटर लोग तुम लोग ऐसा सोचते हो, जरूरी नहीं है कि हर एक जितना सीए ना कि सभी के पास नॉलेज होगा। तुम लोग उससे एक बार पूछना था कैश का क्या करते, कैश का वोटिंग कर लिए, तो लोग बोलेगा हाँ कर ली। कैश का वोटिंग होता है, वेरिफिकेशन होता है, कुछ कर देखना, यही जवाब देगा। तो एक समय ऐसा था जिसमें 39% ये लोग पास करता था, 40% पास करता था, 38% ऐसा रिजल्ट होता था, इसलिए अभी कम कर दिया गया 1%, 2%, इसी कारण तो वो लोग अपना दिमाग लगाएगा नहीं वहां पर, तो उसका जो मिस्टेक हो रहा था, मान लो अब मैनेजमेंट उसको बुड़वा बना दिया, तो ऑडिटर क्या करेगा, इंटरनल कंट्रोल जो है, इंटरनल कंट्रोल, ठीक है, वो तो सोचा इसका क्या है, बहुत स्ट्रांग है, चेकिंग करेगा कि कम चेकिंग करेगा। अब टेस्ट चेकिंग कम होगा तो ऑडिट रिपोर्ट क्या गलत जा सकता है? नहीं, जब तो टेस्ट चेकिंग कम किया तो ऑडिट रिपोर्ट का गलत जाने का ज्यादा चांसेस है। देखो वही लिखा हुआ है, क्या वही लिखना पड़ेगा एग्जाम। अच्छा फिर देखो सब्सटेंटिव प्रोसीड्यूर, सब्सटेंटिव प्रोसीड्यूर, अरे इंटरनल कंट्रोल समझ में आ गया, अब बताते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीड्यूर का आंसर, ध्यान। अच्छा एक बात बताओ, मतलब ऑडिटर जब इंटरनल कंट्रोल मतलब कंप्लायंस प्रोसीड्यूर में ज्यादा भरोसा किया तो रिपोर्ट खराब जा सकता है, नहीं कम भरोसा किया तो रिपोर्ट सही जा सकता, मतलब रिपोर्ट सही जाएगा, ऐसे ज्यादातर चांसेस। मतलब क्या है, किसी के ऊपर ज्यादा भरोसा करने से अच्छा है कि कम रियलाइज करना, तो हम लोग का कम से रिपोर्ट अच्छा जाएगा। सब्सटेंटिव प्रोसीड्यूर, यहाँ पर सब्सटेंटिव प्रोसीड्यूर बताता है इंटरनल कंट्रोल के बाद हम लोग जो चेकिंग करते हैं वो होता है सब्सटेंटिव प्रोसीड्यूर, ठीक है। इसमें मिस स्टेटमेंट आता है, क्या आता है, जैसे कि हर अच्छा टेस्ट चेकिंग करने के लिए क्या डिसाइड किए ना, एक टीचर आया, सपोज मान लो बाहर से इंक्वायरी, बोला कि ठीक है हम देखते हैं आपका स्टूडेंट लोग कैसा है, 2 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया, ठीक है, तो सपोज मान लो अच्छा शालिनी और प्रियंका, दोनों से पूछा क्वेश्चन, दोनों एकदम फटाफट जवाब दे दी, दोनों का एकदम आंसर पूरा करेक्ट रहा, ठीक है। तो अब बताओ, तो वो ज्यादा और स्टूडेंट बोला कि हम 2 स्टूडेंट से पूछेंगे, उसके बाद हम अपना रिपोर्ट दे देंगे, ठीक है। अब बताओ रिपोर्ट कैसा जाएगा, तो लेकिन अच्छा क्या ऐसे ही बैच का सारा कंडीशन है, नहीं, मतलब भैया आप जो रिपोर्ट दे रहे हैं 2 स्टूडेंट के आधार पर, ये गलत हो सकता है क्योंकि आप ज्यादा भरोसा। लेकिन सपोज मान लो अच्छा 2 स्टूडेंट से पूछा सब्सटेंटिव प्रोसीड्यूर पे, ये लोग जवाब नहीं देने सका, तो यहाँ पर क्या होगा, रिपोर्ट मतलब यहाँ पर वो रिपोर्ट गंदा दे देगा। मतलब हम बताना चाहते हैं अगर 2 सैंपल टेस्ट अच्छा आ जाता है
तो उसके बाद वो टेस्ट टेकिंग और नहीं करेगा। अगर टेस्ट टेकिंग और ज्यादा नहीं किया तो क्या रिपोर्ट, लेकिन मान लो अच्छा स्टार्टिंग में कुछ मिस्टेक किया अनजाने, अच्छा अब कौन जाने क्या कि यही दो मतलब बहुत सब अच्छा था, लेकिन दो ऐसा ही सैंपल टेस्ट किया जिसी में खराबी था, सिर्फ उसी में खराबी था, डिफेक्टिव था। ठीक है, तो अब ऐसा डिफेक्टिव अकाउंट्स को मान लो वो लोग एग्जामिन किया उसी में मिस्टेक अनजाने में, तो वो क्या करेगा और एफर्ट देगा रिपोर्ट के, तो उसमें एरर का चांसेस बहुत ही कम होगा। ये सारा लिखना पड़ेगा एग्जाम। ये था सैम्पलिंग रिस्क ना। इसके बाद क्या दिया, टॉलरेबल एरर। इसका मतलब बताना चाहिए, टॉलरेबल एरर का मतलब हम लोग का सहनशील कितना हद तक है। ठीक है, अगर मान लो हम लोग डिसाइड किए इस ऑर्गेनाइजेशन में, आराम समझना चाहिए, हम लोग डिसाइड किए इस कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हैं ना, हम लोग डिसाइड कर लिए कि 500 तक का कोई भी ट्रांजेक्शन होगा ना तो उसको इग्नोर कर, मतलब 500 तक का अगर कोई भी मिस्टेक रहा ना, यहाँ देखो करोड़ों का ट्रांजेक्शन है, अपना आर्टिकल को समझा दीजिए, देखो तो तब का मिस्टेक रहा ना तो इग्नोर, 500 करोड़ों का यहाँ ट्रांजेक्शन होता है, 500 तक को ध्यान मत देना, हटाओ उसको। ठीक है, तो ऐसा डिसीजन लिया। तो एक बात होता है, जब ये डिसीजन लेगा कोई भी हेड में यदि 500 तक का कोई भी मिस स्टेटमेंट हो तो छोड़ देना, तो सबसे पहले ये जवाब 500 तक का जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ होगा उसको एग्जामिन करेगा कि सब कुछ छोड़ देगा। देखो वेरी गुड, देखो चीज को समझना, अगर 1 लाख का एक ट्रांजेक्शन को चेक किया जिसमें 500 तक का मिस्टेक है तो बोला माफ कर दो, माफ कर दो। जब ये वर्ड आया कितना तक को माफ कर दो, तो जो ट्रांजेक्शन से 500 रुपया का है सिर्फ कितना का है, अगर ये पूरा मिस्टेक भी हुआ तो कितना का मिस्टेक होगा, तो इसको क्या वो एग्जामिन करेगा, मतलब आगे से डिसाइड कर लिया 500 तक हमको छोड़ देना है, तो इसका तो एग्जामिन ही नहीं होगा। मतलब हम बता रहे हैं अगर मान लो ये लिमिट 1000 का होता तो अच्छा हमको और चेकिंग कम करना पड़ता, अगर ये लिमिट 10 का होता या मान लो ऐसा डिसाइड करते ये 1 रुपया का मिस्टेक छोड़ने वाला नहीं है तो 100% टेस्ट चेकिंग होगा। मतलब हम क्या बताना चाहते हैं, सहनशीलता हम लोग का मतलब जितना तक अमाउंट का मिस्टेक मिस स्टेटमेंट हम लोग ज्यादा सहने सकेंगे उतना टेस्ट चेकिंग कम करना पड़ेगा, और जितना कम सहेंगे टेस्ट चेकिंग उतना ज्यादा होगा। इसमें भी इन्वर्स है। इसके बाद अच्छा एक्सपेक्टेड एरर, मतलब अच्छा हम लोग अपना मन से डिसाइड करके हम लोग सैंपल टेस्ट कर रहे हैं। अगर मान लो हम लोग डिसाइड की इस कंपनी में मिस स्टेटमेंट का चांसेस ज्यादा है, चांसेस ज्यादा है, तो उसका टेस्ट चेकिंग कम होगा कि ज्यादा होगा, उसका टेस्ट चेकिंग मिस स्टेटमेंट का चांसेस कम है तो उसका टेस्ट चेकिंग, मतलब इसमें इनवर्स से इसमें डायरेक्ट ले लेते, चांसेस ज्यादा है तो रिस्क ज्यादा है, चांसेस कम है तो रिस्क कम है, समझ में आया तुम लोगों को, इसमें डायरेक्ट ले लेते। इसके बाद इवैल्यूएशन करते हैं सैंपल रिजल्ट का, एनालिसिस ऑफ, ये सारा नाम से देगा एग्जाम में लिखा रहेगा, इसको एक्सप्लेन करना है। एनालिसिस ऑफ एरर इन सैंपल, डेविएशन इनके, अगर मान लो डेविएशन वर्ड कोई भी इंटरनल कंट्रोल प्रॉब्लम आएगा उसको क्या बोलेंगे, डेविएशन। सब्जेक्टिव प्रोसीड्यूर में जब कोई प्रॉब्लम होगा उसको क्या बोलेंगे, मिस स्टेटमेंट। क्या बोलना है, टेस्ट ऑफ डिटेल मिस, सब्जेक्टिव प्रोसीड्यूर का दूसरा नाम है, और टेस्ट ऑफ नाम किसका है, कंप्लायंस प्रोसीड्यूर का। ठीक है, ये बोलता है अच्छा अगर जहां पर सपोज मान लो ये एनालिसिस करने बताता है एरर को, सपोज मान लो अच्छा हम लोग टेस्ट चेकिंग किए ना, सब जगह नहीं था, मेरा जो अकाउंटेंट था वो सिर्फ ना यहाँ पर ही आकर मिस्टेक कर देता है, सिर्फ यहाँ पर क्या करता है वो लोग, कोई भी एसेट सेल होता है ना, तो एसेट देखो एसेट सेल होता है तो 2 एसेट लिखते हैं ना, सिर्फ एसेट की जगह सिर्फ 2 सेल करते जाता है, मतलब सिर्फ सेल ही में उसका मिस्टेक है, तो बाकी आगे चलकर जो हम लोग प्रोसीड्यूर करेंगे क्या सबका करेंगे कि सिर्फ सेल का करेंगे, क्योंकि हम देखें ना सिर्फ ऑडिटर का यहीं पर दिक्कत है, मतलब ऑडिटर सॉरी अकाउंटेंट इसको समझ नहीं सक रहा था तो यहीं पर मिस्टेक कर रहा, तो सिर्फ कहाँ एग्जामिन करना है हमको, सिर्फ उसी अकाउंट को सिर्फ चेक करना है, सिर्फ उसी अकाउंट को, सबको करने का कोई जरूरत नहीं है। प्रोजेक्शन ऑफ एरर, ये क्या बताता है, प्रोजेक्शन ऑफ एरर बताता है
दो तरह का मिस्टेक होगा, एक नॉर्मल मिस्टेक सबको जोड़कर, एक ऐसा भी मिस्टेक जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट चेक किए सब मिलाकर मान लो 10 पर टेस्ट चेकिंग किए ना, नोट में सिर्फ मिस्टेक आया मेरा 100 रुपया का, कितना रुपया का आया 100 में। लेकिन एक जो बुक्स ऑफ अकाउंट था ना उसमें अकेले मिस्टेक आ रहा है अच्छा 1200 का, कितना आया, तो इसको कहते हैं अच्छा एनोनोमस, लिखा हुआ है क्या, सॉरी एनोमेलस, मतलब ये क्या हुआ, ये अलग सा है, मतलब यहाँ पर देखो थोड़ा मोड़ा मिस्टेक चलता है क्वालिफाइड रिपोर्ट देने, लेकिन जो एक मिस्टेक हुआ बहुत बड़ा मिस्टेक, ये क्या हर एक अकाउंट में था कि अनजाने में सिर्फ एक ही के अकाउंट में निकल गया, मतलब बहुत सारा में यदि एक अकाउंट में मिल गया ना तो ऐसा नहीं कि टेस्ट टेकिंग को बढ़ा देंगे, क्या करेंगे भैया सिर्फ इसी अकाउंट को हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से एग्जामिन करेंगे, मतलब इससे रिलेटेड, जैसे कि डेटर का नाम था जिसमें मिस्टेक था उसका नाम था पवन, ठीक है पवन अकाउंट, तो हम लोग पवन से रिलेटेड जितना ट्रांजेक्शन हुआ था शुरू से लेकर अंत तक सारा का सारा को एग्जामिन करेंगे। क्यों, ये तो सिर्फ विशेष इसी मिस्टेक था, यही पर था ना, और तो किसी अकाउंट में मिस्टेक नहीं था, इसी को अलग सा हटकर है, जैसे कि सब जगह 10 रुपया का था यहाँ करोड़ों का था। इसके बाद बोलता है अच्छा रेसिस्टिंग रिग, सैम्पलिंग रिग, ये क्या होता है, ये बोलता है अच्छा टेस्ट चेकिंग को तभी बनाना जब प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट, जैसे कि पहले डिसाइड कर लिए अगर हम लोग का मिस स्टेटमेंट 1000 से ज्यादा है, कितना से ज्यादा, अच्छा 1000 से ज्यादा है, तब टेस्ट चेकिंग को और बढ़ाएंगे, नहीं तो बढ़ाने वाले, तो हम देखें प्रोजेक्टेड एरर मिला हम लोगों को कितना का मिला, मान लो 100 रुपया का, और एनोमेलस एरर कितना का मिला 1200 का, दोनों को जोड़ो, जोड़ कर देखो तो क्या इससे ज्यादा हो रहा है, तब टेस्ट चेकिंग और ज्यादा हो, लेकिन मान लो जोड़कर कुछ ऐसा होता तो तब टेस्ट चेकिंग क्या और बढ़ाते, नहीं बढ़ाते, देखो वही लिखा हुआ मिला। चलो हम जो चाहते थे मेरा काम लगभग हो गया, हम तो ध्यान उसके तरह से पढ़ा रहे थे ना, दूसरा वाला था पॉइंट वो शायद ऑनर्स में आ चुका है, लास्ट आगे बोल देते तो तुम लोग एकदम ध्यान से नहीं सुनते, ठीक है ऑनर्स में आ गया है, अगर आ गया तो बच जाएंगे हम लोग, शायद ना करना पड़ेगा, ठीक है सर आया ऑनर्स, लेकिन थोड़ा बहुत जरूर पढ़ के जाना, क्यों हो सकता उसका कोई पार्ट अलग से 5 मार्क्स में दे देता, ठीक है तो इसीलिए जानकारी रखकर जरूर जाना। ऑडिट रिस्क लिखो, इम्पोर्टेंट पढ़ाएंगे, ऑडिट रिस्क क्या होता है, एग्जाम में आते रहता है, इम्पोर्टेंट है अच्छा ऑडिट। भैया वो क्या था, वो कौन सा रिस्क था, वो तो फैक्टर अफेक्टिंग था, कौन कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट करता है ऑडिट सैंपल को, ये जो ऑडिट रिस्क है जो इम्पोर्टेंट है लिख लो, ये बहुत बड़ा था एग्जाम में। तीन तरह का है ऑडिट, देखो जो ऑडिट रिस्क होता है ना एग्जाम में ना, जब जितना बार नाम से आया है ऑडिट रिस्क के नाम से आया है, ठीक है उसका कंपोनेंट के नाम से नहीं आया है, ऑडिट रिस्क के अंदर तीनों लिख देना है, 8 मार्क्स से एग्जाम। ऑडिट रिस्क क्या होता है, अच्छा बताओ हम लोग सैंपल टेस्ट कर रहे हैं, क्या ये ऑडिट रिस्क नहीं है तो भैया किस किस तरह का हो सकता है बता रहे हैं, सैंपल टेस्ट नहीं भी क्या 100% चाहिए फिर भी ऑडिट रिस्क होगा, थोड़ा होगा ना के बराबर होगा लेकिन ऑडिट रिस्क होगा, ना के बराबर होगा लेकिन होगा ही होगा कंफर्म, जैसे कि इनहेरिटेंस रिस्क, ये ना हमेशा रहेगा, ये भैया इनहेरिटेंस रिस्क क्या है, जिससे बताएं अच्छा एक ऐसा रिस्क जो नॉर्मली कंपनी में रहेगा ही रहेगा, या कैसे रहता आप बताइए, बात बताओ, ऑडिटर अपना क्लियर एंड क्वालिफाइड, लेकिन तुमको पता है जो उसका कंपनी जिस बिल्डिंग जो बिल्डिंग बनाए ना जिस लैंड के ऊपर वो गैर कानूनी बिल्डिंग है, कैसे भी आप बोल सकते हैं, वो मिनिस्टर को ना पैसा देकर घूस देकर साइन करवा लिया था, मिनिस्टर को साइन नहीं करना चाहिए था। अब बताओ एक ऑडिटर अब ये दिमाग लगाएगा इसमें साइन मिनिस्टर नहीं करना चाहिए था, साइन नहीं कराया तो इसको फर्ज दे दो, ये गलत तरीका से साइन करवाया, ये बताओ। अब बताओ मेरा गलती था कि मिनिस्टर का, मिनिस्टर हम देख रहे हैं साइन कर दिया मतलब कानून हो गया है, अब क्या नहीं करेंगे, कहाँ कैसे दिया था घूस नहीं करेंगे, मतलब
ये सारा चीज उसके अंदर रहेगा ही रहेगा। समझ में आ गया? अब जिसके ऊपर विश्वास करता है जिस पेरेंट, अब वही अगर धोखा दे दिया तो इसमें ऑडिटर क्या करेगा? तो ये सारा का सारा फॉल्ट उसमें रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आगे चल कर प्रूफ हुआ ना तो बात अलग है, वो बंद हो जाएगा कोर्ट के डिसीजन के अंदर, किंतु फिलहाल ऑडिटर इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसा एक एग्जाम्पल, जिसके एग्जाम्पल देना बहुत ही कठिन है, ऐसा बहुत सारा रहेगा मित्र। तो ये कौन सा रिस्क था? ऑडिट रिस्क। दूसरा, और कुछ मान लो मेरा बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, तो ऊपर से पूरा कंट्रोल किया था, लेकिन ये लोग जो परचेज सेल जब करने जाता था ना, अब देखो परचेज और सेल जब करने जाएगा, सपोज मान लो वहां से डॉक में सामान आया। अब डॉक में तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, बहुत लोग सामान ऐसे ही पड़ा रहता है, जिम में भर कर थोड़ा थोड़ा लेके चला जाए, या मान लो वहां पर जब फैक्ट्री के अंदर जब सामान इंटर कर रहा था वहां पर वर्कर कोशिश करता था इधर उधर थोड़ा सामान को कर देने के लिए। तो ये सब जो थोड़ा मोड़ा चोरी है, या तो जहां पर साइड मतलब जो बीच में एक जगह गैप आएगा तो उसको ऑडिटर क्या करेगा? तो सारा का सारा इसके अंदर रहेगा। तो भैया ये सब कम नहीं होता, तो इंटरनल कंट्रोल को बढ़ाकर हम लोग कम कर सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं कर सकते, बहुत मिनिमाइज कर सकते हैं एकदम ना के बराबर, लेकिन ये जीरो नहीं हो सकता है। ये जीरो नहीं होगा, मतलब इंटरनल कंट्रोल भैया बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए आप। जितना सामान आता है ना सारा का सारा रिकॉर्डिंग कीजिए। मुझे बताओ डॉक में सेल्फोन वगैरह चोरी होता है कि नहीं होता? वहां से सब नोट कीजिए ना, रिकॉर्ड कीजिए अच्छे से। हाँ रिकॉर्ड करोगे, सीसीटीवी यूज कर, हाँ कितना वर्कर आया नहीं आया, तब ऐसे करने से क्या होगा? ये रिस्क कम होगा। इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग करने से इनहेरिटेंस रिस्क कम हो जाएगा, भले जीरो ना हो, ठीक, मतलब थोड़ा बहुत तो रिस्क रहेगा ही रहेगा। जैसे कि जो मिनिस्टर वाला एग्जाम्पल दिया तो कुछ किया नहीं जा सकता, ठीक बात बोल रहे थे। अच्छा बताओ, मान लो इंटरनल कंट्रोल अगर स्ट्रॉन्ग हो गया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया, तो इनहेरिटेंस रिस्क कम होगा कि ज्यादा होगा? कम हो जाएगा। अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा है, तो ये भी अच्छा, इनहेरिटेंस रिस्क बहुत कम होगा। लेकिन अगर इंटरनल कंट्रोल मेरा वीक रहा तब तो ये ज्यादा होना ही होना, लापरवाही से छोड़ दो तो ज्यादा ही होगा ना। कौन कैसे काम कर रहा है पता नहीं, जो मन में आया अपना सामान उठाकर लेके चल गया, जैसी इच्छा वैसे हमारी सामान बनते रहता है। अब बोला डिडक्शन रिस्क। डिडक्शन रिस्क का मतलब, अच्छा एक बात बताओ, इनहेरिटेंस रिस्क और कंट्रोल रिस्क का ऑडिट से कोई लेना देना है कि नहीं? तुम दोनों को बता देखो, कंट्रोल रिस्क जो होता है ना, कंपनी क्या तभी कंपनी को स्ट्रॉन्ग करेगा जब वो ऑडिट होगा तभी, ऐसा जो है ये कंपनी के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि कंपनी का मेन मोटिव हम ऑडिट होगा तभी ऐसा नहीं है। मेन मोटिव होता है कस्टमर को बेचेंगे जिससे हमको प्रॉफिट होगा, तो बढ़ाना है, तो आगे बढ़ाना है, तो आपको इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग करके रखना चाहिए। मेन मोटिव जो होता है एक कंपनी का, मतलब ऐसा नहीं है कि ऑडिट करेगा तभी, इसका ऑडिट हो रहा है तब कंपल्सरी है, नहीं भी हो रहा है तब भी आप अगर बढ़ाना चाहते हैं जैसे सोल प्रोवाइडरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, तब भी तो उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो कंपनी जो आगे बढ़ाना चाहता है वो लोग ठीक अपने स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो इससे ऑडिटर को लेना देना नहीं रहता। अगर खराब दोगे तो खराब रिपोर्ट देंगे, अच्छा रहेगा तो अच्छा रिपोर्ट देंगे। तो एक बात होता है ना, डिडक्शन रिस्क का मतलब पड़ा, अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग रहा तो ऑडिटर को मिस स्टेटमेंट को ज्यादा ढूंढना पड़ेगा, सब्सटेंटिव प्रोसीड्यूर कम करना पड़ेगा। अगर हम लोग का कंट्रोल रिस्क बहुत ही ज्यादा है, इंटरनल कंट्रोल वीक है, तब डिडक्शन क्या करना पड़ेगा? सब्सटेंटिव प्रोसीड्यूर, कंप्लायंस प्रोसीड्यूर, जैसे कि सपोज मान लो इंटरनल कंट्रोल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग होगा तो हम लोग का क्या होगा? कंट्रोल रिस्क कम होगा, बहुत ही कम होगा, तब सब्सटेंटिव प्रोसीड्यूर हमको कम करना पड़ेगा। जब कंट्रोल रिस्क ज्यादा होगा तो हम लोग अच्छा डिडक्शन रिस्क, बच्चे को सॉरी क्लियर कर रहे हैं। अगर इंटरनल कंट्रोल हम लोग का स्ट्रॉन्ग है तब कंट्रोल रिस्क क्या होगा? एक इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल यदि बहुत स्ट्रॉन्ग है तो कंट्रोल रिस्क क्या होगा? कंट्रोल रिस्क बहुत ही कम होगा। जब कंट्रोल रिस्क कम होगा, ध्यान से, जब कंट्रोल रिस्क कम होगा तब ऑडिटर कम एग्जामिन करेगा कि ज्यादा एग्जामिन करेगा? कम एग्जामिन करेगा। जब ऑडिटर कम एग्जामिन करेगा तब डिडक्शन रिस्क मतलब जो सब्सटेंटिव प्रोसीड्यूर होगा कम होगा कि ज्यादा होगा?
ज्यादा होगा। अब समझा? अगर इंटरनल कंट्रोल वीक होता, बहुत ही घटिया होता, तब कंट्रोल रिस्क क्या होता, ज्यादा होता, तब ऑडिटर ज्यादा एग्जामिन करता, और जब ज्यादा एग्जामिन करता तो डिरेक्शन रिस्क कम होता। समझ में आया? मतलब सब्सटेंटिव प्रोसीड्यूर ज्यादा होगा तो डिरेक्शन रिस्क कम होगा, और सब्सटेंटिव प्रोसीड्यूर कम होगा तो डिरेक्शन रिस्क ज्यादा होगा। ये लिखा है, ये आता है, तुम नहीं समझे? ठीक है, इसके बाद ये राजा ऑडिट रिस्क के बारे में तो यहाँ पर एक नोट लिख दो, ऐसे साइड में यहाँ पर लिखना था। अच्छा, इस तरह इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप inverse relationship between detection risks and combined level of inheritance and control risk, inheritance and control risk। बड़ा अच्छा, डिटेक्शन रिस्क का ना इन दोनों से ऑपोजिट रिलेशन है, समझ में आया? जैसे कि और अच्छा बता देते हैं, इनहेरिटेंस एंड कंट्रोल रिस्क, जैसे बता रहा हूं, अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है तो इनहेरिटेंस रिस्क भी कम होगा। अगर इनहेरिटेंस, देखो इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग होने से इनहेरिटेंस भी कम है, कंट्रोल रिस्क भी कम है, लेकिन तब तो चेकिंग कम करेंगे तब डिरेक्शन रिस्क ज्यादा हो जाएगा। मतलब इंटरनल कंट्रोल यदि वीक है तो इनहेरिटेंस रिस्क ज्यादा होगा, कंट्रोल रिस्क ज्यादा होगा, और हम लोग ज्यादा चेकिंग करेंगे तब डिरेक्शन रिस्क कम होगा। मतलब इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन इसमें क्या है, इनवर्स। ये रिलेशनशिप पूछता है कभी कभी, लेकिन ज्यादातर ऑडिट रिस्क पूछेगा एग्जाम में। 580 नहीं पढ़ने से नहीं पढ़ाया जाता। अच्छा, इसके बाद क्या है, सरप्राइज चेक, ये ऐसे 530 में ही आता है। क्या होता है, बोला ऑडिटर को ना एक साल में जब भी ऑडिट होने जाएगा एक बार तो सरप्राइज चेक करना ही पड़ेगा। जैसे कि बताओ, जैसे कि अगर बहुत बार सरप्राइज चेक करते तो अच्छा बात है, लेकिन नहीं करते थे तो कम से कम कितना बार करना पड़ेगा। जैसे बीच बीच में कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होता है आके देता भैया सरप्राइज आ गए हैं, मतलब अभी पढ़ रहे हैं, उसी तरह से ऑडिटर हम है, तो बीच बीच में जाकर मतलब कैसे भैया सरप्राइज का मतलब बताएगा नहीं, ऑडिटर सडनली पहुंच जाएगा, ताकि चेक करके प्रूफ पता करने सके ये लोग दिखा रहा है इंटरनल कंट्रोल ये सारा हकीकत में स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जिस दिन आ रहे हैं उसी दिन टाइम टेबल सब जान चुका है, तो कम से कम सरप्राइज चेक कितना बार करना है, एक बार, उससे ज्यादा कर सकते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बोला, रिक्वायर्ड फॉर, अच्छा ऐसा करेंगे सरप्राइज चेक तो हम लोग का ऑडिट अच्छा होगा ना, तो ऑडिट रिपोर्ट भी ज्यादा अच्छा जाएगा। विथ रिगार्ड टू टाइम ऑफ ऑडिट, सिलेक्शन ऑफ आइटम ऑफ ऑडिट, मतलब बोल रहा है किसी अलग समय में चले गए, हर एक महीना 15 तारीख को जाते थे ना दोपहर में, इस बार अच्छा महीना के 1 तारीख को ही चले जाएंगे, तो सुबह सुबह देखते हैं कितना गड़बड़ किया है कि नहीं किया। तो सडनली जाकर पूछिए, एक बात बताओ, अभी तक तुम्हारे अनुसार बुक्स ऑफ अकाउंट में इतना लिखा है तो क्या, तो इतना तो होना चाहिए तुम्हारे कैश बॉक्स में, लिखा है कि नहीं है? तुम जितना बुक्स में लिखा है उतना क्यों नहीं है? मतलब तुम्हारे में सही से रिकॉर्डिंग नहीं होता है, या तो तुम लोग जानबूझकर लिखता नहीं है, या तो जरूर कुछ गोलमाल है। तो ये कब पता चलेगा, जब सडनली दूसरा टाइम पे जाएंगे तब, या तो अरे कल टीचर्स का टेस्ट चेकिंग करते थे, चलो इस सब टीचर का करते हैं, टेस्ट चेकिंग चेंज करते। एरिया से इंक्लूड बोला गया कुछ ऐसा एरिया है जहां पर नॉर्मली और बताया कुछ ना कानूनन बुक होता है स्टेटरी रजिस्टर का, जिसे डायरेक्टर वगैरह का, उसको सडनली चेक करना चाहिए। फ्रीक्वेंसी साल भर में कम से कम कितना बार, एक बार। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या होगा अगर ऐसे सडनली सरप्राइज चेक करेंगे तो? भैया रिजल्ट से ये होगा, अगर इसका वीक रहा ना, अगर इसका वीक रहा था, मान लो इसका वीक है, तो इसके
इसका इंटरनल कंट्रोल वीक है तो सरप्राइज चेक से पता चल सकता है, हाँ भैया पता चल सकता है। अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है तो करंटली हटा के इतना मैनेज नहीं करने सकेगा तो हम लोग क्या करेंगे, किसको इन्फॉर्म करेंगे, मैनेजमेंट को बात करेंगे और ऑडिट रिपोर्ट में ये वीकनेस लिख देंगे। लेकिन सरप्राइज चेक किए देखिए कि सारा चीज ठीक ठाक है इसकी कंपनी में, तो अच्छा फिर अलग से मैनेजमेंट से बात करने की जरूरत है, ऑडिट रिपोर्ट में कुछ लिखने की जरूरत है, तब कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यही ऐसे रहने 530। अच्छा सुनो, एक काम करना, 3 चैप्टर आएगा, चैप्टर 1 2 पढ़ना पढ़ लो, जो क्वेश्चन नहीं हुआ करवा देंगे, दे देंगे। उसके बाद जाकर वेरिफिकेशन पूरा पढ़ा दिए और जो सैम्पलिंग जनरल और ऑनर्स दोनों को पढ़ा दिए।